हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि का पहला पार्ट था, आज उस क्रियाविधि का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। पहले पार्ट के अंदर हमने परानिस्यंदन की क्रिया को समझा था कि परानिस्यंदन की जो क्रिया है वो केशिका गुच्छ के द्वारा संपन्न होती है। बॉमन संपुट में उपस्थित केशिका गुच्छ के द्वारा एक घटना संपन्न होगी। यहाँ पर एक बार ब्रीफली इसको देख सकते हैं अपन। ये अविवाही धमनिका होती है और ये होती है अपवाही धमनिका। हमने देखा था अविवाही धमनिका का जो व्यास है वो ज़्यादा होता है अपवाही की तुलना में। अतः जितना यकृत द्वारा निर्मित यूरिया युक्त रक्त जितना केशिका गुच्छ के अंदर आता है उतना बाहर नहीं निकल पाता, अपवाही धमनिका में उतना बाहर नहीं निकल पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि केशिका गुच्छ के अंदर एक दाब लगता है जिसे जीएचपी कहते हैं। उस जीएचपी के कारण लगभग 70 mm ऑफ एचजी जीएचपी लगता है, जिसका विरोध बीसीओपी और सीएचपी के द्वारा हमने देखा था। ठीक है। अतः परानिस्यंदन की क्रिया वास्तव में उस दाब के कारण संपन्न होती है जो जीएचपी में से बीसीओपी व सीएचपी को घटाने पर शेष बचता है, जिसे हमने नाम दिया था प्रभावी निस्यंदन दाब, इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, जो लगभग 20 mm ऑफ एचजी के बराबर होती है। तो इसके द्वारा परानिस्यंदन की क्रिया होती है। परानिस्यंदन की जो क्रिया थी उस क्रिया में प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी को छोड़कर जितने भी उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ हैं वो सब की सब छन करके बॉमन संपुट के अंदर आ जाते हैं। छनकर आए हुए ये जो पदार्थ है वो कहलाता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट अर्थात वृक्कीय छनित्र। वृक्कीय जो छनित्र था इसमें अनुपयोगी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, इसके अलावा उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, लवण, अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लवण, ये सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन पदार्थों की जो मात्रा है वो रक्त में उपस्थित पदार्थों की मात्रा के बराबर ही होती है, क्योंकि वो सारा का सारा छन करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट के रूप में बॉमन संपुट के अंदर आ जाता है। अतः इस बॉमन संपुट में आया हुआ जो पदार्थ है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जल और अन्य जो विलेय पदार्थ हैं उन सब पदार्थों की मात्रा बराबर होती है। तो इसलिए विलयन कैसा होगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहां पर किसके रूप में होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है। जैसे ही ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये जाता है पीसीटी के अंदर, यहां से यहां तक की जो रचना है वो क्या होती है? पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो इनर लेयर होगी, इसकी जो अंतःभित्ति होती है वो घनाकार उपकलक कोशिकाओं की बनी होगी, जिसके अंदर इस प्रकार से बैलून के समान अनेक उभार, उंगली के समान अनेक उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोविलाई या रसांकुर। तो यहां पर रसांकुरों की उपस्थिति के कारण पीसीटी की अवशोषण पावर बढ़ जाती है, अर्थात इस घनाकार उपकलक कोशिकाओं की जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होगी। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का ये उपयोग करते हैं और उस उपयोग करके ऊर्जा रूपी एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग करके इस पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अवशोषण की क्रिया होती है। लगभग 2/3 भाग हम ये कह सकते हैं 60 से लेकर के 70% भाग का यहाँ पर पुनर्अवशोषण हो जाता है। किन पदार्थों का अवशोषण होगा? ध्यान से देखिए, हम एरो लगा के इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड,
ठीक है। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक लवण, विटामिन्स, ये सब की सब अवशोषित होकर के सीधे कहां चल जाते हैं? वापस ब्लड के अंदर। ये उपयोगी पदार्थ है, ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक अवशोषण, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। इसका मतलब हुआ परानिषेचन की जो क्रिया केशिका गुच्छ के माध्यम से संपन्न हुई थी, इसके अंदर आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके अनेक उपयोगी पदार्थ भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। उन उपयोगी पदार्थों को शरीर से अर्थात मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने से रोकने के लिए इन उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। अतः उपयोगी पदार्थों का अवशोषण नेफ्रॉन के विभिन्न भागों से होकर के वापस रक्त में पहुंचाना, वो कहलाता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण की सबसे ज्यादा जो क्रिया है वो होती है पीसीटी के अंदर। इसलिए होती है क्योंकि यहां पर भित्ति के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर विसरण क्रिया द्वारा, सक्रिय अभिगमन द्वारा इन पदार्थों को पीसीटी में से लेकर के सीधा ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70% या 2/3 भाग का उपयोगी पदार्थों का जो अवशोषण है वो पीसीटी के अंदर हो जाता है। ठीक है। अब ये जो पदार्थ अवशोषित हुए, इन पदार्थों की मात्रा नेफ्रिक फिल्ट्रेट में उपस्थित पदार्थों की मात्रा के बराबर होती है। अतः यहां पर जो विलयन शेष बचा वो विलयन आइसोटोनिक विलयन के रूप में ही होता है, समपरासरणी विलयन के रूप में ही होता है। समपरासरणी विलयन के रूप में नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे हेनले के लूप में जाता है। हेनले के लूप की 2 भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। सबसे पहले हम बात करें अवरोही भुजा की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में नेफ्रिक फिल्ट्रेट अवरोही भुजा में पहुंचता है। अवरोही भुजा की जो दीवार होती है वो पतली होती है। अतः ये जो दीवार है, जो पतली भित्ति की बनी हुई है, सल की उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, स्किल लाइक चपटी होती है, पतली होंगी, जो कि अनेक पदार्थ जैसे यूरिया या हम ये कह सकते हैं अन्य विलेय पदार्थ, इन सभी विलेय पदार्थों के लिए ये अपारगम्य होती है, अर्थात इन पदार्थों का यहां पर अवशोषण नहीं होता है। जबकि ये जो भित्ति है वो जल के प्रति पूर्ण रूप से पारगम्य होती है। अतः यहां पर जल का क्या कर लिया जाएगा? अवशोषण। अवरोही भुजा के अंदर जल के अणुओं का अवशोषण किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में से जब जल के अणु बाहर निकलते हैं, इसका मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, यहां पर बना नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जल की तुलना में विलेय पदार्थों की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर बनने वाला जो पदार्थ है वो किसके रूप में रहेगा? हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन के रूप में, अति सांद्र विलयन के रूप में होता है। और ये अति सांद्र विलयन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, ये आगे चल करके अब आरोही भुजा में पहुंचता है। आप देखिए आरोही भुजा को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक यहां से लेकर के पतला भाग और इसके बाद ये मोटा भाग, 2 पार्ट हमने दिखाए। ये जो पतला खंड है इसकी भित्ति मोटी होती है, तो हम ये कह सकते हैं यहां से जल का अवशोषण नहीं होता है, बल्कि यहां पर Na+, Cl-, ये जो लवण है विलेय पदार्थ के रूप में इसके अंदर उपस्थित है, उनका क्या हो जाएगा? अवशोषण। तो आप ये देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में से विलेय पदार्थ गए यहां से, ठीक है। इसका मतलब विलायक और विल दोनों की सांद्रता फिर इक्वल हो जाती है। तो यहां पर
जो विलयन है वो किसके रूप में रहेगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में। कहां पर? पतले भाग के अंदर। लेकिन जैसे ये दूरस्थ भाग में जो मोटा भाग है यहां पहुंचता है, यहां की भित्ति भी Na+ और Cl- को बाहर निकाल देती है, यहां से भी जल का अवशोषण नहीं होगा। अतः जब आइसो में से जल के लवणों की सांद्रता बाहर निकल जाती है तो विलेय पदार्थ की सांद्रता थोड़ी कम हो जाती है जल की तुलना में। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर जो विलयन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में रहता है, अल्प परासरणी विलयन के रूप में। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अब सीधा कहां जाता है? ये जो भाग है इसका DCT, दूरस्थ कुंडित नलिका। दूरस्थ कुंडित नलिका की जो भित्ति होती है वो भी मोटी होती है, अतः यहां से जल का अवशोषण नहीं होगा, बल्कि यहां से सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा Na+ और Cl- का क्या हो जाता है? पुनर्अवशोषण। अतः यहां भी विलयन किसके रूप में रहेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में। चयनात्मक पुनर्अवशोषण की जो क्रिया होती है उस क्रिया में DCT के अंदर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में ही होता है। DCT से ये सॉल्यूशन सीधा कहां पहुंचता है? संग्रह वाहिनी के अंदर। तो ये पार्ट कौन सा है इसका? कलेक्टिंग डक्ट अर्थात संग्रह वाहिनी। संग्रह वाहिनी के अंदर हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली होती है, पश्चपाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एक नया नाम देते हैं, वो है ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन संग्रह वाहिनी की जो भित्ति होती है उस भित्ति को जल के प्रति अत्यधिक पारगम्य बनाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संग्रह वाहिनी के अंदर जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो आप देखो यहां आया हुआ जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है किसके रूप में आया था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में आया, और यहां से जल की अधिकांश मात्रा का, लिख सकते हैं यहां पर अपन, जल की अधिकांश मात्रा का क्या हो जाता? अवशोषण। अब इसके अंदर केवल जल की कुछ मात्रा प्लस इसके अंदर यूरिया शेष बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संग्रह वाहिनी के अंदर जो बचा हुआ नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो एक मूत्र के रूप में होता है, जो किसके रूप में होगा? हाइपर टॉनिक विलयन के रूप में, अति सांद्र विलयन के रूप में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चयनात्मक पुनर्अवशोषण की जो क्रिया है वो नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से होती है। इस चयनात्मक पुनर्अवशोषण जो कि हमारे सेकंड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि परानिस्पंदन की जो क्रिया है वो अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद दूसरा एक और टॉपिक आता है, वो है नलिकीय स्त्रावन। नलिकीय स्त्रावन, ये दोनों क्रिया एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब कि उपयोगी पदार्थों का नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स से, अलग अलग घटकों से, यहां पर हिस्सों से उपयोगी पदार्थों का वापस अवशोषण होकर के वो रक्त में चला गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब परानिस्यंदन की क्रिया होती है, तो हमने बोला परानिस्यंदन के समय नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से क्या नहीं था? प्लाज्मा प्रोटीन प्लस आरबीसी, रक्त, आरबीसी नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनुपयोगी पदार्थ छनने से रह जाते हैं। परानिस्यंदन के समय नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जो अनुपयोगी पदार्थ आने चाहिए थे वो नहीं आए, तो वो कहां चले गए? अपवायी धमनिका, और अपवायी धमनिका से परिनलिका जाल, जो कि पीसीटी, हेनले का लूप यहां उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नलिकीय स्रावन की जो क्रिया है वो अवशोषण के जस्ट अपोजिट क्रिया, विपरीत क्रिया होती है। इस क्रिया में परिनलिका जाल में उपस्थित जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, जैसे कि अमोनिया,
यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक अम्ल, ये जितने भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, ठीक है, ये सब की सब परिनलिका जाल द्वारा वापस हैनले के लूप में अर्थात नेफ्रॉन के इस नलिकीय भाग के अंदर वापस छोड़ दिए जाते हैं। अतः परिनलिका जाल द्वारा अनुपयोगी पदार्थों को वापस नेफ्रॉन की नलिकाओं में स्रावित करना, उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? नलिकीय स्रावन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो वृक्क के नेफ्रॉन पार्ट के अंदर संपन्न होती है। तो हम वृक्क का जो नेफ्रॉन पार्ट है उसे हम क्रियात्मक यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर क्लियर होती है। आपको इस समझ में आपका इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। समझ में आता है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाएंगे।